जय हिंद फ्रेंड्स। रियल नंबर वास्तविक संख्या आप लोगों ने कक्षा 10 के पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। बहुतों को ये समस्या आती है कि आखिर वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके कक्षा 10 से संबंधित हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम कौन सी है जो वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको जानेंगे कि आखिर फंडामेंटल थ्योरम्स जो है वो किस बेस पर है, ये जानेंगे। जाते जाते ये सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या है। आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। बेसिक्स जिनका कमज़ोर है उनको भी हम थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे। और जाते जाते लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, लिख लीजिएगा, ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के अंदर 10th क्लास में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना होता है। फॉर एग्जांपल कि √3, √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना होता है। कैसे प्रूव करना होता है इसके बारे में हम जानेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त, आपको बहुत ही कम समय में ये चारों टॉपिक्स में है, पूरा एकदम वन शॉट में क्लियर करवाने वाला हूँ। एक भी डाउट नहीं रखूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी है। देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल का मतलब आपको देखते ही समझ में आता है जो हकीकत में है, वास्तव में जो चीज़ मौजूद है उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वे संख्याएं जो अब तक आपने पढ़ी हैं और आगे और पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, और आगे जब भी गणित पढ़ोगे तब तक ये वास्तविक संख्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक दूसरी संख्या और भी होती हैं जिसको हम नाम देते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या आप 11th में आगे अगर गणित लेते हो तो आपको ये पढ़ने को मुनासिब होगी। वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरे परिमेय संख्या मतलब जिसको अपन ने रैशनल नंबर नाम देते हैं इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर क्यू से। और अगर बात करें तो दूसरी होती है अपरिमेय संख्या जिसको हमने नाम दे लेते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सी होती हैं और रैशनल कौन सी होती हैं ये हम डिटेल से आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। ये संख्याएं आपने पढ़ी होगी, छोटी कक्षा में आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ संख्याएं और भी आती हैं जिसमें अंदर आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, जिसके अंदर होल नंबर भी आते हैं और जिसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं। ये सारी संख्याएं रैशनल नंबर के अंदर आती हैं। दोस्तों जो है हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उस टॉपिक को अपन डिटेल से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर में क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं मिलकर के जो संख्याएं बनती है उसको अपन ने वास्तविक संख्या नाम दिया है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वास्तव में रियल नंबर R से। इसका जो रेंज होता है दोस्तों, ये कितनी होती है इसमें, मतलब कहाँ से कहाँ तक की संख्या इसमें आती है, तो इसका जो रेंज बेसिकली होता है वो -इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट जो सारी संख्या होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हम R जो रेंज है वो -इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक का इसका रेंज माना जाता है, इसका परिसर माना जाता है। काल्पनिक संख्याएं जनरली मैं आपको अपने ज्ञान के लिए बता देता हूं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं के अंदर आती हैं, जिसको आगे जाके आप पढ़ोगे सम्मिश्र संख्याएं, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम की नहीं है। आपके काम की सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याएँ हैं जो आपके अभी इस चैप्टर में काम आने वाली है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, वास्तविक संख्याएं हम वास्तव में अभी जानते हैं कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं। देखिए, एक संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी कि एक नंबर लाइन होती हैं, उसके ऊपर उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, 0 नेगेटिव नंबर सारे होते हैं और 0 से इस तरफ पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं जिनको अपन इंटीजर बोल लेते हैं। नेगेटिव, 0 और ये सारे जो इधर पॉजिटिव नंबर हैं इन सभी को मिला करके हम एक नाम देते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। इसके अलावा यानी कि पूर्णांक के अलावा भी उनमें कुछ नंबर्स होते हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं, जिसमें हम नाम देते हैं
जिसमें हम नाम देते हैं, देखो 3/2 हो गया, √5 है, 1/2 है, √2 है। तो ये सारी संख्याएं भी इसकी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, क्योंकि हमने नाम दिया। अभी हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल करके जब दोनों एक साथ में मिलती हैं और उनका जो जोड़ा बनता है, उसी को हमने नाम एक दे दिया वास्तविक संख्या, जो सारी इस नंबर लाइन के अंदर उपस्थित होती है। यानी कि जो फ्रैक्शन रूप में जो संख्याएं होती है वो भी, इंटीजर के फॉर्म में जो संख्याएं होती है वो भी, और जो माइनस के फॉर्म में जो भी संख्याएं होती है वो सारी। इसीलिए मैंने रेंज इसका दिया था कि -∞ से लेकर के +∞ तक ये सारा जो रेंज, इस रेंज में जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे नंबर इसी के अंदर मौजूद हैं। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि सर दशमलव संख्याएँ भी हमने देखी हैं कि वो भी संख्या होती है इसके अंदर। तो हाँ, होती हैं, वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या है। अब जैसे मेरे को मान लो 1/2 का मान निकालना है, तो 1/2 है एक परिमेय संख्या है जिसको हमने क्यों नाम दिया है। 1/2 को अगर अपन, ये तो फ्रैक्शन रूप में है, इसको अगर अपन चेंज कर दें किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, तो ये बन जाता है 0.5। तो वही संख्या होती हैं जिसको अपन फ्रैक्शन रूप में जब पढ़ते हैं तो बोल देते हैं कि वो परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में है। और जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसका फ्रैक्शन में भाग दे देते हैं, तो वो बन जाती है 0.5 में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है। अब हम इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे, इनकी फंडामेंटल थ्योरम को समझेंगे आगे चलते हुए। चलिए फ्रेंड्स, आगे समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रियल नंबर की वास्तविक संख्याएं जो है उनका आधारभूत प्रमेय क्या है। यह आधारभूत प्रमेय बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है। यकीन मानिएगा, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपके जहन में बैठ जाएगी। ध्यान से देखिए, फंडामेंटल थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम देखने से ही पता चल रहा है कि जो बहुत ही मतलब एक मूलभूत थ्योरम है, एक फंडामेंटल थ्योरम है। क्या कहती है ये फंडामेंटल थ्योरम? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं उसकी पावर के फॉर्म में। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के घात के रूप में, अभाज्य संख्याओं के घात के प्रोडक्ट के रूप में एक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। सर क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आया, दिमाग से ऊपर निकल गया? देखिए समझिए, दिमाग से ऊपर निकालने की ज़रूरत नहीं है। भाज्य संख्याएं जो है, जैसे हमने ये भाज्य संख्या, आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं इसको उनको ये पता होगा कि भाई कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होते हैं, जो भाज्य संख्या है वो कौन सी होती हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। क्योंकि आप अभी 10th क्लास में है तो ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप इतना सा जानते होंगे। तो जो भाज्य संख्या है, यानी 66 है और 460 है, ये दो भाज्य संख्या हैं। जानकारी के लिए बता दूं, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो खुद के अलावा, एक के अलावा किसी और संख्या से भी डिविजिबल हो, या उसका फैक्टर 2 और स्वयं के अलावा और भी दूसरी संख्या है जो उसका फैक्टर हो सकती है, वो संख्या होती है कंपोजिट नंबर। तो उनको हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जानेंगे। अभी आगे डिटेल में हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कि भाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, उसके रूप में हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 का इसमें भाग देते हैं, तो ये हो जाता है 33, फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11, और फिर 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 66 को जो है हम एक प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। तो ये हो गया बेसिकली 66 एक कंपोजिट नंबर है। इनको अपन ने तोड़ करके लिख दिया 2, 3, 11, जो कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिसका केवल और केवल एक और स्वयं ही उसका फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा इसका फैक्टर कोई नहीं हो सकता। जैसे कि अपन दूसरा देखते हैं 460 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 23 0। अब किसका भाग जा रहा, और इसमें 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा 10 115, और अब इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग नहीं जा रहा है, किसका भाग देंगे इसमें, 2
5 का भाग दे देते हैं, 5 का जा रहा है सीधा सीधा 2 और 3, अब 23 में सिर्फ 23 का भाग जाता है, तो 23 में एक बार चला जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। देखो किसमें 46 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 23। तो ये जो है ये सारे इनको इस फॉर्म में लिख दिया। तो और अगर कंसाइज फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 23। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये जो यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के घात के रूप में, तो यहाँ पे तो कोई भी अभाज्य संख्या की घात नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 460 है उनको हमने 2 की घात 2 में, 5 में और 23 में अलग अलग लिख दिया है, जो कि एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है। द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है, एक अभाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिखा जा सकता है। यही कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 96 और 404 इनको किस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम में हम लिखेंगे, इनको किस तरीके से इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, आगे हम समझते हैं। चलिए अभी समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य संख्याओं के अंदर किसी भी कंपोजिट नंबर को तोड़ना अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। जैसे कि अभी हम वही एग्जांपल उठाते थे जो हमने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, उसी को लेकर के चलते हैं। कितने लोगों का आंसर सही आया होगा, जिसने पॉज करके जिसने भी इसका आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको तोड़ सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर हमें जो भी कंपोजिट नंबर है उसके अंदर भाग लगाना है। किसका भाग लगाओगे, अपना भाग लगाओगे? नहीं, अपना भाग नहीं लगाना है, भाग लगाना है जो भी मैंने बोला है कि प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का ही भाग लगाना है। भाई जो विधि लगा रहे हो उसी का भाग लगाओगे, आपका थोड़ी लगाओगे। तो आप क्या लगाओगे, 96 के अंदर सबसे पहले जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है उसी का भाग लगाओगे। अगर इसमें 2 का भाग जाए तो 2 का लगाओगे, नहीं तो 3 का लगाओगे, नहीं तो 4 का लगाओगे। खैर 4 कंपोजिट नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन आप 5 का लगाओगे, 7 का लगाओगे, 11 का लगाओगे। तो जिसका भाग सबसे पहले जा रहा है वो आप डिविजिबिलिटी रूल के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो 2 का भाग जब हम लगाते हैं इसके अंदर तो कितने बार जाता है, 4 और 8, 48 टाइम्स इसका भाग चला जाएगा। अब दूसरी बार जब मैं देखता हूँ 48 को तो और नज़र आता है कि हाँ 2 का भी लगा सकते हैं, और 2 का लगाया सर, 2 और 4 24 बार चला गया। और लगाते हैं इसके अंदर 2 का भाग, कितने बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। 2 का और लगाते हैं 6 बार चला जाएगा। 2 का और लगाते हैं 3 बार चला जाएगा। और फाइनली हम 3 का भाग लगाते हैं, जो कि आ जाएगा अपने पास जो भी नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में आए हैं। तो 96 को हम लिख देंगे 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 दी पावर 5 एंड 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे तोड़ते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो अब 404 को आप स्वयं करेंगे अपने आप से। देखिए नया टॉपिक है बिल्कुल ही आपके लिए। आपने अभी पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, तो इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन होता है। इसका एप्लीकेशन आगे यहाँ पे यूज़ होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होगा, नहीं पता है एक बार जान लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ मल्टीपल होता है वही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। मतलब कि अगर अपन मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल कौन सा होता है सर, मल्टीपल यानी कि जैसे आपने 15 ले लिया तो 15 के मल्टीपल जो कि 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इसके जो गुणा में चलेगा वो इसका मल्टीपल होते हैं। बेसिकली बात है, जैसे मैं 3 की बात करूँ तो 3 6 9 12 और इसके जो भी गुणा में आ रहे हैं वो सारे इसके मल्टीपल है। 2 की बात करूं तो ये सारे इसके मल्टीपल हो जाएंगे। इस तरीके से ये सारे किसी भी संख्या के जो उसका पावड़ा है, जो भी उसके टेबल्स में आते हैं संख्या, वो सारे उसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो फैक्टर कौन सा होता है सर, फैक्टर भी एक चीज़ होती है। फैक्टर का मतलब जो गुणनखंड है, जैसे मैं बात करता हूँ 15, तो 15 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं,
जो अभी हम यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब किसी संख्या को तोड़ना, छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना। तो 15 को जब मैं तोड़ता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 5 × 3 लिख दूँगा, तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में टूट जाएगा, बेसिकली बात है। तो ये इसके 5 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। और इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं सर? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं ना, तब दूसरा कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो अभी देखिए, जैसे मान लो आपने 16 लिया है, तो 16 को सबसे पहले आप तोड़ेंगे 16 × 8, सॉरी 2 × 8 2 × 8 को आपने 16 लिख दिया। और 16 को क्या लिखा जा सकता है? 4 × 4 लिखा जा सकता है सर। और क्या लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखा जा सकता है। तो इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं, मतलब किस किस तरीक़ों से तोड़ सकते हैं इनको, वो सारे इनके फैक्टर होते हैं। तो अब हम जानते हैं, जब मल्टीपल जान लिया, जब फैक्टर जान लिया, तो हमने यहाँ पे अभी देखना है, जैसे मान लो अब 15 और 3 दो संख्याओं का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। हमने मल्टीपल निकाल दिया है, तो हम कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं 3 और 15 का। तो देखिए 3 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 3 को आप अगर गुणा करते हो, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18 और ऐसे चलता जाएगा। 15 को जब आप कॉमन मल्टीपल 15, 30, 45, 60 इस तरीके से ये भी चलता जाएगा। दोनों के टेबल लिख दिए आपने। अब जब दोनों के टेबल लिख लेते हो, अब इसमें देखिए कि दोनों के अंदर वो जो मल्टीपल है वो कॉमन कौन सा है। तो कॉमन मल्टीपल देखिए क्या क्या आ रहा है। एक तो आएगा यहाँ पे सबसे, सॉरी 12 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 15 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। तो सबसे कॉमन मल्टीपल ये आ गया। आगे और भी आ जाएगा, क्या आएगा? देखो 3 के आगे जब टेबल लिखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आगे आएंगे, जैसे यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आगे आएगा 3 के बाद में 45 आगे आएगा। जब हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल आएंगे। तो इस 15 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इसके कॉमन मल्टीपल होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल कौन से होते हैं। तो अभी हम कॉमन मल्टीपल तक समझ गए हैं, तो हम इससे आगे एक स्टेप और चलते हैं, जिसको हमने पढ़ना है, जिसको एक स्टेप और चलते हैं और एलसीएम के बारे में जानते हैं कि एलसीएम क्या है। चूँकि जो कॉमन मल्टीपल निकाला है उसमें सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो एलसीएम ऑफ 15 और 3 का ही देखते हैं। तो इन दोनों के टेबल के अंदर हमने सबसे लोवेस्ट जो है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या मिला है सर? 15 मिला है। तो इस तरीके से आप इसके कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं और यही इनके कॉमन मल्टीपल होते हैं। जिन्होंने नहीं निकाला है, जिनको नहीं आता वो यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं कि कॉमन मल्टीपल फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके कैसे निकाला जाता है। चलो देखते हैं क्या है, इनका भी हम समझ लेते हैं कि भाई क्या फैक्टराइजेशन मेथड है, किसका कैसे यूज़ कहाँ करना है। तो सॉरी यार क्या हो गया ये, चलो अभी हम तो कोई भी दो संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कुछ संख्याएं ले रखी है 120, ये कुछ संख्याएं दे रखी है। ये आप ही का एग्जाम बुक, टेक्स्ट बुक का जो है एग्जाम्पल है, उसी को लेकर के हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। देखिए जब ए और बी जो है, अगर कोई दो संख्याएँ हैं, ए और बी कोई दो संख्याएँ हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है, इनका गुणा बराबर होगा इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये प्रोडक्ट एलसीएम गुणा एचसीएफ, गलत लिख लिया मैंने, इनके बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा। हम जानते हैं पहले, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके फैक्टर निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर निकालते हैं। चलिए सर 3 का भाग दें, सबसे पहले 3 का देंगे, 2 का देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर का देंगे सर। सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर कौन सी? अगर सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर का भाग उसमें जाता है तो क्यों ना उसी को आजमाया जाए। तो सबसे पहले 2 का आजमाएंगे, निकल जाएगा सर 3। फिर अपन 2 का नहीं जाता है 3 के अंदर, तो वापस फिर यही निकाल दें। तो 6 जो है उसको अपन 2 गुणा 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 लिखो या मत लिखो, 1 जो है एक ऐसी संख्या है, 1 इज़ द
कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, हर एक संख्या की कॉमन मल्टीपल होती है एक। तो एक को लिखे या ना लिखे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 72 को हम आगे बढ़ते हैं, 72 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। सर ये 2 का ही क्यों लगा रहे हो आप भाग? मैं देखते ही पता लग जाता है मुझे कि 72 जो है वो 2 से मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए मैं पहले सबसे 2 का लगा रहा हूँ। ये कैसे पता चलता है सर? ये पता चलता है, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है जिससे आपको देखते ही संख्या को पता लगा सकते हो आप, अगर आपके पास इतनी प्रैक्टिस है कि कोई संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी, 4 से, 5 से, 9 से, 12 से, 16 से, किससे कटने वाली है, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जिससे आप बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 8 से कटने वाली है, कौन सी संख्या से वो कटने वाली है, किस संख्या को उसमें भाग सीधा सीधा जाता है, वो डिविजिबिलिटी रूल है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अलग से वीडियो से, उसके लिए एक अलग वीडियो लाया जाएगा। यहाँ हम इसमें भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 36, फिर और 2 का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 18, और 2 का भाग लगाते हैं 9 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा सर, यहाँ पे 3 का जा रहा है सर, 3 बार चला जाएगा, 3 बार, 3 का वापस जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे 72 जो है, वहाँ पे 72 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। 120 के निकालते हैं, 120 में वापस अगेन 2 का भाग देंगे, 60 आ जाएगा, अगेन 2 का भाग देंगे, 30 आ जाएगा, अगेन 2 का भाग देंगे, 15 आ जाएगा, अगेन 3 का भाग देंगे। यहाँ पे अब 5 का भी भाग जा रहा होता, लेकिन हमने क्या लगाया, सबसे छोटी संख्या जो प्राइम नंबर जिसका भाग जा रहा है, तो हमने यहाँ पे भाग लगाया तो 5 आ गया, 5 का लगाएंगे तो ये आ जाएगा। कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, आप चिंता नहीं कीजिएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। सर प्राइम फैक्टर का यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हमने सीखा था उसका यूज़ करके हमने सभी के फैक्टर निकाल दिए। तो अब इनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये भला कैसे टलेगी, इनको सीख जाते हैं। चलिए हमें इन सभी के क्या निकालने हैं, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तीनों के अंदर जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकालते हैं। तो देखिए क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, 6 के आपको फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, 72 के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, और 120 के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसके अंदर जो भी है वो इसके अंदर भी होना चाहिए और इसके अंदर भी होना चाहिए, उन सभी को लिख दो, ये उनके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, तो सर यहाँ पे एक बार 2 लिख दो, एक बार 2 इधर भी है, एक बार 2 इधर भी है, एक बार 2 इधर भी है, कॉमन आ गया 2, ठीक है। मतलब ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हटा दो इनको सर। क्या और 2 है इधर, इधर 2 3 है सर, इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, इनको काट दो, ये 3 लिख दो। तो जो जो कॉमन है उसको तो सिर्फ लिखना है एक बार। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एलसीएम के अंदर अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर कैसे आप ये लिखते हो। तो प्राइम फैक्टर के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, उसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं उसमें जो सभी में कॉमन है उसको तो सिर्फ एक बार लिखा जाता है, जो बच गए हैं ना उनको सभी को लिखा जाता है। ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, जो कॉमन है उन सभी में तो उनको तो लिखेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 सभी में से लिख दिया एक बार, 3 कॉमन है 3 में से एक बार लिख दिया। अभी जो देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे है 2 2, तो इन 2 को लिख दो। इधर क्या है, इधर 3 भी बचा हुआ है सर, 3 भी लिख लेते हैं वापस से। तो इधर 2 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, गुणा इधर भी 2 2 है और 5। आपको मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सभी में कॉमन है ना वो एक बार लिखना है, बाकी सभी को एज इट इज़ उतारना है अगर एलसीएम निकालना है तो। अब ये सारा जो संख्या हो जाएगी वो संख्या इसकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। आप चाहो तो इनको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 × 3 2, तो 3 गुणा 2 गुणा एक बार 5 है तो ये देख लो। तो 2 की पावर 5 जो होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 32 × 5 × ये ले हो जाएगा 9।
आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन लोगों को, इन जो भी संख्याएं हैं, इनको लोग नहीं है यहाँ पे, संख्याएं हैं। तो 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 160। और 160 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 144, 16 में 144, 440 जो होगा उसका एलसीएम आ जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, उसमें ढूंढ भी सकते हो। अब ढूंढना है हमें इन सभी के अंदर जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है वो हमें निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। सर क्या निकालना है हमें HCF निकालना है। आई होप कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई आपको ये डाउट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम वापस में उसकी वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, पहले सबसे इसके अंदर 2 3 सबके अंदर जो कॉमन है वो लिखेंगे। जैसे कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक तो 2 आ जाएगा। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, 60, 72 और 120 की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और का एचसीएफ नहीं कर रहा। आप कंफ्यूज मत होना, मैं 66 इन सभी का ही कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर आप यहाँ पे लिख कहाँ से रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 यहाँ से है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 1 2 लिख दिया सर, ठीक है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 लिख दिया। सर क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही होगा? जी बिल्कुल, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही होगा, क्योंकि जो जितने भी हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं, प्राइम फैक्टर, उन सभी में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यही है। देखिए बाकी इसके अलावा जो भी आ रहा है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वो कॉमन मल्टीपल है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा होता है और कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप बिना झिझक कमेंट करें, बताएं और उसका सोल्यूशन लेते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। चलिए सर, सबसे लास्ट वाला टॉपिक है और फाइनल, आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें। आपने मैंने जो अभी जो बताया है वो सारी डाउट अभी तक आपके नहीं रहे होंगे। अभी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट वाला जाते जाते ये समझ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। सर जब आपको दे रखा हो √2 को अपरिमेय संख्या बताने के लिए सिद्ध करना, ये एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के अंदर, जो है हर बार हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सेम तरीका होता है कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे इनका टेकल करना है इन प्रश्नों को। तो देखिए, जब भी अंडर वाली संख्याओं को इर्रेशनल प्रूव करना होता है, अपरिमेय प्रूव करना होता है, तब ध्यान रखिएगा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे, विरोधाभासी मान के चलेंगे। मैं हिंदी में इसको समझाता हूँ, इंग्लिश में कुछ टर्म्स जो है वो लिख दूंगा मैं। सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना A और B, या सबसे पहले ये A और B तो बाद में मानेंगे, हम मानेंगे कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है, यही मान के चलते हैं। ठीक है सर, क्योंकि हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो जब अपरिमेय संख्या नहीं है, हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई कि कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करके हम विरोधाभासी मानते हैं। हम विरोधाभास मानते हैं कि √2 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्या है, तो आपने जब परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा पढ़ी थी तब आपको सर ने बताया था, गुरुजी ने ये बताया था कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब कहलाती है बेटा जब वो P/Q के रूप में होती हैं। तो √2 अगर परिमेय संख्या है तो वो A/B के रूप में होनी चाहिए। और यहाँ पर A और B जो है, A तथा B सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या, सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया? सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका बीच में ऐसी दो संख्याओं का पेयर होता है, यानी कि सह अभाज्य संख्या जिनका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, सिर्फ एक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 3 और 4, जैसे एग्जांपल देता हूँ 5 और 6, जैसे एग्जांपल देता हूँ 7 और 8। ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो, उनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, आगे देखो, दोनों इसको रीअरेंज करके इनका स्क्वायर कर दो। मैंने B को इधर भेज दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर। इतना काम आप कर सकते हो, इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती हैं, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। तो ये करने पर आपको क्या मिल रहा है सर? यहाँ से आपको मिल रहा है कि 2 जो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। अरे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और समझ में आ गया ना यहाँ पे, यहाँ तक? तो 2b स्क्वायर बराबर a है। इसका क्या मतलब है सर? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए ना, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ हो रहा है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। ये जो चीज़ निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a स्क्वायर का या 2 को a स्क्वायर को 2 से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? 2a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो जब a स्क्वायर का 2 गुणनखंड है, तो सर a का भी 2 एक गुणनखंड होगा। अरे सर क्या बात समझ में नहीं आ रही? 6 अगर 2 से डिविजिबल है, 6 अगर 6 से, चलो मान लो छोटी संख्या है, किसी संख्या का स्क्वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ 2 को ही मान के चलते हैं, या फिर संख्या ले लो 4 किसी संख्या का स्क्वायर है। तो अगर इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 अगर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये होगा कि नहीं होगा सर? होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब a स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, तो a भी तो 2 से कटेगा। a का भी तो, a में भी तो 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि a का एक भाग जो है वो 2 में जा रहा है, यानी कि 2 का एक अदर फैक्टर और है, सॉरी a का अदर फैक्टर और है 2। ठीक है सर, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। आगे क्या होगा? मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, आपको पीछे जा कर के देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बाई 2 बराबर मैं मान लेता हूँ c इसका कोई नंबर है, c a स्क्वायर नहीं a का, क्योंकि c a बाई 2 जो है कोई फैक्टर है, तो इससे हम जब a के अंदर 2 का भाग देते हैं तो कोई नंबर हमें को मिलने वाला है, कोई भी कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, कोई मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2c, और दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा? ठीक है, a की जगह हम यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू रख लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको मान लें तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वही कंडीशन बन गई जो यहाँ पे बनी थी कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड है, जो हमने यहाँ पे कहा था कि a स्क्वायर को 2 से विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब 2 a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार से 2 जो है वो b स्क्वायर का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ से बात क्या समझ में आ रही है? जो हमने माना था उसका जस्ट ऑपोजिट चीज़ यहाँ पे मिल रही है। a स्क्वायर सॉरी a तथा b के अन्य गुणनखंड 2b हैं, अतः a तथा b सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर ये सह अभाज्य संख्या नहीं है तो ऐसी कोई संख्याएं मौजूद ही नहीं जिनको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारे द्वारा मानी गई
संकल्पना या मानी गई अवधारणा विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, पूरी सेम डेफिनेशन है, चाहे वो √2 के लिए आ जाए, 3 के लिए आ जाए, 5 के लिए आ जाए, 7 के लिए आ जाए। सबसे पहले आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को इस तरीके से यूज़ करना है। कुछ भी आए आपको इस तरीके से, यही पूरा फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट के साथ में आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।